अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 ऑफ थेरेप्यूटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है सर्जिकल इंटरवेंशन के बारे में। बेसिकली अभी तक हम लोग जो है वो पोस्ट ऑप और प्री ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सर्जरी से पहले, बाद में या सर्जरी के दौरान, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के अंदर बहुत ही आसान है। वो कहता है कि हो सकता है प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को इसमें पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं और इसके अलावा पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज़ आपने देखनी होती है, हाइपरटेंशन, सर्जिकल साइड पे अगर कोई इन्फेक्शन है, वो सब चीज़ें हमने कंसीडर करनी होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो डिटेल में हमारी बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है ना, वो है पर ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पर ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के दौरान हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान जब आप सर्जरी कर रहे हो और वहाँ पर कोई नर्व पड़ी हो, जैसे कि मोस्ट कॉमनली जब हम टिबिया या फिब्यूला की बात करते हैं लोअर लिम्ब में, तो वहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नर्व पड़ी होती है जिसको कॉमन पेरोनियल नर्व कहते हैं। ठीक है, अब उस नर्व की इंजरी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हो सकती है, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली पड़ी होती है। ठीक है, इसी तरह बहुत सी ऐसी नर्व्स हैं जो किसी ऐसे एरिया में पड़ी हुई हैं और आफ्टर ड्यूरिंग द सर्जरी कहीं उस नर्व को डैमेज हो जाए तो वो एक इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि प्रोस्थेटिक कंपोनेंट जो भी आप दे रहे हैं उसकी जो है वो मेल पोजीशनिंग हो गई है, या फिर जो है वो हो सकता है कि सर्जरी के दौरान जो है वो फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, जैसे कि कैप्सूल अगर कैप्सूलर लैक्सिटी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम है, तो हो सकता है कि सर्जरी के दौरान पेशेंट की पोजीशन इस तरह से हो जाए या ठीक जाए तो उसकी वजह से उसको फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम एनेस्थीसिया के अंडर होता है पेशेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से उसके मसल्स वगैरह इतने मूव नहीं कर सकते एक्टिवली जो कि उस फ्रैक्चर को प्रिवेंट कर सके। सो देयर इज़ एन इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपिंग फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है वो हमारे पास इसकी पर ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है। बहुत आसान है, बुक से रीड करेंगे, अगर कुछ को मुश्किल लगेगा यू कैन आस्क मी। उसके बाद हमारे पास ना अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं जो कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है, जिनमें नंबर 1 हमारे पास क्या है, डीवीटी। डीवीटी हम सबको पता है स्टैंड करता है किसके लिए, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए। ठीक है, और डीवीटी एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत कॉमनली होती है उन पेशेंट्स के अंदर जिनको प्रोलॉन्ग बेड रिटन किया जाता है, जिनके अंदर हाइपरकोएगुबिलिटी होती है, जिनका ब्लड ऑलरेडी थिक होता है, या जिनको बहुत जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर डीवीटी जो है होने का चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी डीप वेन्स होती हैं पर्टिकुलरली लेग के अंदर, वहाँ पर क्या हो जाता है, एक थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है, एक ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है और उस ब्लड क्लॉट की वजह से जो है ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर ये ब्लड क्लॉट डिसलॉज हो जाए, ठीक है, और डिसलॉज होकर पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर चला जाए तो उसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कह रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को जो है वो डीवीटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि डीवीटी वाले पेशेंट के लिए ना कुछ साइंस होते हैं, जिसमें नंबर 1 तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराई जाती है। ठीक है, अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड तो बाद की चीज़ है। ठीक है, अब हम लोगों ने जब फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स हमें ये देखने को वहाँ पर मिल रहे होते हैं कि जो पेशेंट है उसकी लेग, पर्टिकुलरली वो लेग जो अफेक्टेड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्क्ड स्वेलिंग देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा वहाँ पर वार्मथ होगी। ठीक है, और उस जगह पे इंक्रीज पेन और एडिमा होगा, जिससे हमें क्लियरली ये दिख जाएगा कि इस जगह पर जो है वो डीवीटी के चांसेस है। और फिर चूँकि ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा तो देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिसकलरेशन ऑन दैट एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ये पॉइंट हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम लोगों ने जब ये सारी डिस्कस कर लिया डीवीटी का, तो डीवीटी को मैनेज किस तरह से हम लोगों ने करना है। ठीक है, तो डीवीटी की मैनेजमेंट हमारे बुक में उन्होंने जो है वो बहुत ओके। तो अब हम लोग डीवीटी पढ़े हैं और डीवीटी हम लोग एक बार बुक से देख लेते हैं, जो कि उसने थोड़ी सी अच्छी एक्सप्लेनेशन उसने बुक में दी हुई है। क्या इंट्रोडक्शन है वो हम देख चुके हैं, डीवी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं डीवीटी के वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 3 से 4 साइन एंड सिम्टम्स थे, वो मैंने आपको बता दी, वो हमने देख लिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर उसने हम लोग को रिस्क फैक्टर्स बताए हैं डीवीटी के। उसमें अंदर वो क्या कह रहा है कि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट है, ओबेसिटी है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी, एक्टिव मेलिग्नेंसी है, ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है। ये बेसिकली वही है जो मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत बता दिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोगों ने डीवीटी का रिस्क फैक्टर्स को किस तरह से कम करना है और अवॉइड करना है। इसके ना सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट होती है जो फिजियोथेरेपिस्ट करता है ड्यूरिंग पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग को कुछ चीज़ें कंसीडर करनी। एक तो ये कि पेशेंट को जो है वो आईवी हेपरिन दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद हेपरिन एंटीकोएगुलेशन करती है ताकि वो ब्लड को कोएगुलेट होने से बचा सके और पेशेंट के अंदर डीवीटी डेवलप
ना हो। दूसरी चीज़ क्या करनी है, लेग को एलिवेट करना है अगर पेशेंट स्पाइन पोजीशन के अंदर है, प्रोलॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करना है और एक्टिव एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस करानी होती हैं। एक्टिव एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस में हमारे पास एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन और साथ ही साथ उसकी सर्कमफ्लेक्शन आती है ताकि उस जगह पे थोड़ी सी मूवमेंट और ब्लड फ्लो जो है वो वहाँ पर होता रहे, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, कंप्रेशन स्ट्रोकिंग्स को यूज़ करना है ताकि वेन्स की वॉल्स को जो है वो सपोर्ट किया जा सके और वेनस पूलिंग जो है उसको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। कंप्रेशन का क्या मैकेनिज्म होता है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कंप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है वो इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर प्रेशर के साथ डील करती है और उसके बाद जो है ना वहाँ पर किस तरह प्रिवेंट करती है डेवलपमेंट को। अच्छा, एक बात यह है कि यूज़ ऑफ सिक्वेंशियल न्यूमेटिक कंप्रेशन पंप जो है वो किया जाता है। कंप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती है, एक स्ट्रोकिंग्स की फॉर्म में होता है, एक हम लोग न्यूमेटिक पंप यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक पंप जो है वो सिक्वेंशियल कंप्रेशन अप्लाई करता है, थोड़े टाइप के लिए कंप्रेशन है एंड देन रिलीज, कंप्रेशन एंड देन रिलीज। स्ट्रोकिंग्स जो है वो ऑब्वियसली कांस्टेंट वहाँ पर कंप्रेशन अप्लाई करती है। एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है, इट इज़ ऑलवेज रेकमेंडेड कि जो इंटरमिटेंट न्यूमेटिक पंप है उसको प्रोफाइलेक्टिकली ही यूज़ किया जाए। उसको कभी भी हम लोग पेशेंट जिसको डीवीटी हो चुका हो उसमें यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, अगर सिक्वेंशियल कंप्रेशन और जो है वहाँ पर रिलैक्सेशन का पीरियड आ रहा है तो उसमें पेशेंट को हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो जो थ्रोम्बस बना हुआ है वहाँ से डिसलॉज होकर जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाए और जो है वो डैमेज कॉज करे। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ इट ओनली प्रोफाइलेक्टिकली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आ रहा है कि हम लोगों ने डीवीटी की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। एक्यूट मैनेजमेंट है, बिल्कुल इसी तरह एक्यूट मैनेजमेंट जब पेशेंट को कंफर्म हो गया तो बेड रेस्ट करनी है, लोअर एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करना है, ठीक है। ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्ट्रोकिंग्स आप लोगों ने यूज़ करनी है, ये सब कुछ उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल के अंदर पूरी उसने डीवीटी की मैनेजमेंट बता दी है। सबसे पहले उसने बताया कि हमारे पास कौन कौन सी इंपेयरमेंट्स आती हैं, ठीक है। पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होती है, पेशेंट को दर्द होती है और पेन होती है यूजुअली काफ मसल्स के अंदर, वहाँ पर स्वेलिंग, टेंडरनेस, वार्मथ होती है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसने मैनेजमेंट ना बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई है। उसने कहा है कि पेन के रिलीफ को एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पीरियड है तो आपने क्या करना है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो गई है तो आपने क्या करना है, और मेडिसिन आपने पेशेंट को दे दी है, फिर एक्यूट सिम्टम्स ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है। और लास्ट में आप लोगों ने उसके रीकरेंस को प्रिवेंट किस तरह से करना है, बहुत आसान है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो बेड रेस्ट करनी है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करनी है, एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करना है, स्लाइटली नी फ्लेक्शन करानी है। इसके अलावा मोबिलिटी को जो है वो स्टार्ट करना आप चाहते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ी थोड़ी वो जो है वो डीवीटी ख़त्म हो रहा है, स्वेलिंग सबसाइड हो रही है, तो एट दैट टाइम आप लोग क्या कर देंगे, हम लोग जो है वो एम्बुलेशन को स्टार्ट करा देंगे और ऐसे ऐसा मूवमेंट करेंगे। लेकिन इस टाइम पे पेशेंट ने ग्रेडेड कंप्रेशन स्ट्रोकिंग जो है वो बेयर की होंगी। लास्ट ही हमारे पास आते हैं एक्यूट सिम्टम खत्म हो गई हैं बिल्कुल, तो फिर हम लोग एम्बुलेशन उसकी कराएंगे और प्रेशर ग्रेडियंट्स और स्ट्रोकिंग यूज़ करेंगे। और लास्ट ही हम लोग जो है वो 4 पे रिएक्टेंस को प्रिवेंट करने की फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेज जो है वो हम यूज़ करेंगे डीवीटी को प्रिवेंट करने के, जो हमने पीछे पढ़ी वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, वो कहते हैं कि पैसिव और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को आप लोगों ने अवॉइड करना है। इसके अलावा मॉइस्ट हीट की एप्लीकेशन को भी आपने अवॉइड करना है। लास्ट ही हम लोगों ने इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन पंप जो है वो उसको भी अवॉइड करना है। प्रिकॉशंस क्या हैं कि एंटीकोएगुलेंट जो है ना मेडिकेशन आप लोगों ने डिस्चार्ज के बाद देखना है कि अब आप लोगों ने डिस्चार्ज के बाद देखना है कि अब पेशेंट को नीड है कि नहीं एंटीकोएगुलेशन मेडिसिन की, और पेशेंट को हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है वो उसको बताना है। और फिर हाई स्पोर्ट्स जो है उसको हमने कहना है कि हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। तो ये बेसिकली डीवीटी था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसके साथ हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिवली जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनके अंदर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें नमूनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और नमूनिया के केस में फिजियोथेरेपिस्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू, परकशन के थ्रू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अच्छा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ना बेसिकली इसने बस इसके अंदर ये हम लोगों को थोड़े से हॉलमार्क साइन बताए हैं। उसमें क्या है कि ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, टेकिपनिया होगा, ठीक है, स्लो ब्रीदिंग को हम कहते हैं, शैलो ब्रीदिंग को कहते हैं, और उसके अलावा चेस्ट पेन होगी जो कि लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट पे होगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट उसने हम लोग को बताया हुआ है, इसमें हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और कफिंग एक्सरसाइजेज के थ्रू हम जो है वो इसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। डीप ब्रीदिंग और कफिंग इस तरह से इंकरेज की जाती है, तब ये प्रिवेंट करने के लिए की जाती है ताकि वहाँ पर
जब ब्लड, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी शैलो ब्रीथ कर रहा है, तो हम कहते हैं कि आप जो है वो यूजली डीप ब्रीथिंग करें। और चूँकि एट दैट टाइम जो पेशेंट सर्जरी में होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो वहाँ पर जो म्यूकस जो है उसको ड्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस म्यूकस की ड्रेनेज में या म्यूकस को बॉडी से बाहर निकालने के, लंग से बाहर निकालने के लिए तो हम जो है वो कफिंग या परकशन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने लोअर एक्सट्रीमिटी, एंजाइटी, फीवर, इन सब चीज़ों की जो है ना उसने हम लोग को कुछ साइन एंड सिम्टम्स दूसरे मजीद बताए, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि हो सकता है कि अब आपने इम्प्लांट लगा दिया था अंदर, ठीक है। पेशेंट को आपने सही तरह से मोबिलाइजेशन नहीं सिखाई, या पेशेंट ने सही तरह से उसको मूव नहीं किया, या बहुत विगरसली एकदम से उसने अपने लिम्ब को अनइंटेंशनली मूव किया, तो उस दौरान हो सकता है कि इम्प्लांट जो है वहाँ से लूजन हो जाए या फिर वहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो लूजनिंग है इम्प्लांट की, वो हमारे पास एसेप्टिक लूजनिंग हो सकती है, और जो है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से भी वो ख़राब हो सकती है, या एसेप्टिक लूजनिंग हो सकती है। एसेप्टिक लूजनिंग के डिफरेंट हमें उसने रीजंस बताए। अगर इंटरनल फिक्सेशन सही नहीं हुई है, ठीक है, एसेप्टिक मीन इन्फेक्शन के बगैर, वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो कि उसका सपोर्ट कर सकती, ठीक है। मैकेनिकल लॉस ऑफ द फिक्सेशन ओवर टाइम हो गया, या फिर बायोलॉजिकली जो है ना उसका लॉस हो गया। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ना एक बात ज़रा इसके अंदर बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेप्टिक लूजनिंग है ना उसमें तो ऑब्वियसली साइड में इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ से जो है वो इम्प्लांट लूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो ये बात बहुत ही आसान थी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया यू कैन आस्क मी। जो कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन था ना वो हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जिनको हम इंशाल्लाह कल डिटेल में डिस्कस करेंगे।